गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी वेस्ट बंगाल का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जानते होंगे। अब यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी जी एंड साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स या डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे आपस में एक मीटिंग करी गई। इस मीटिंग के बाद डिसाइड ये हुआ कि जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, कोलकाता के जो डिप्टी कमिश्नर देखने को मिलते हैं पुलिस के, प्लस एट द सेम टाइम जो दो सीनियर ऑफिशियल्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जिन लोगों ने भी इन पार्टिसिपेट किया है इन प्रोटेस्ट के अंदर, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये मीटिंग के बाद इनके बाद बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके बाद में चीज़ें डिसाइड करी गई हैं एंड अकॉर्डिंगली इस चीज़ के ऊपर अकॉर्डिंगली वर्क किया गया। दोस्तों, डेट है आज की 17 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका डब्बा कॉलिंग के बारे में। देखो, कॉलिंग का मीनिंग तो आप लोग सब जानते होंगे, आप भी किसी ना किसी को कॉल करते ही हो, पर जब मैंने बात कर दी आगे डब्बा कॉलिंग की ना, इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल गया। समझना इस मुद्दे को। देखो, मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो एक बंदे को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉल है ना, ये इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। चलो ठीक है। अब इस बंदे को कॉल किया, साथ ही साथ पता क्या करेगा, वो अपने बॉस को भी कॉल कर देगा। तो यहाँ पर ना दो फोन हो गए, एक पहला फोन दूसरा फोन। पहला फोन किसको गया है, एक XYZ पर्सन को गया है इंटरनेट के माध्यम से, एंड दूसरा उसने अपने बॉस को कॉल कर दिया एंड दोनों फोन को लगा दिया लाउड स्पीकर के ऊपर। ठीक है। अब यानी कि ना ये जो बॉस होगा ये इस बंदे के साथ, क्योंकि कॉल पे है ना दूसरा बंदा, तो उस पे कॉल पे ही उससे बात कर पाएगा। और बात पता क्या करेगा, बात करेगा कि भाई तुम हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, अदरवाइज तुम्हें गोली मार देंगे या तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे। तो क्या हो रहा है, ये एक्सटॉर्शन हो रहा है। इसी जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डब्बा कॉलिंग। पता है, डायरेक्टली कॉल नहीं जा रही, यहाँ पर एक फोन से इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग यहाँ पे करी जा रही है इस बंदे को, एंड दूसरा यहाँ पे बॉस इधर है ये जो कि किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है। ठीक है ना, हो सकता है वो कनाडा यूएसए किसी और कंट्री बैठा हुआ हो, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको वो लाउड स्पीकर के माध्यम से, दोनों फोन्स के लाउड स्पीकर के माध्यम से वो उसको धमका रहा है। और ऐसे केसेस एक नहीं दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ केसेस देखने को मिले हैं पिछले कई महीनों के अंदर, चाहे वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इनफैक्ट ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे आपने सुना होगा गोल्डी बराड़ के बारे में, कि वो भी इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज कर रहा है, जिस वजह से पता क्या हो रहा है, डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, कि मतलब इसको पकड़ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तो कॉल पहले इंटरनेट के माध्यम से जारी है, प्लस एट द सेम टाइम वहां पर वो VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस आपका जो बॉस है वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, फिर दूसरी कंट्री के साथ कैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करें, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जब पता लगता है कि हाँ ये इस कंट्री से कॉल था, तब तक वो बंदा अपनी लोकेशन चेंज कर जाके हो चुका होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, डब्बा कॉलिंग आजकल के समय के ऊपर पुलिस वालों के लिए बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि आखिर कैसे यहाँ पर इस चीज को रोका जाए। इनफैक्ट ना अभी रिसेंट का ही केस है कि एक बंदे को, ठीक है ना, अब एक आउटर दिल्ली का एक पर्सन है, उसको वहां पे वो केबल ऑपरेट करता था, उसको भी यही सेम प्रोसेस के माध्यम से उसको कॉल आई कि आप हमें पैसा दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम आपको मार देंगे, एंड अकॉर्डिंगली उस पर्सन को मार ही दिया गया इन दी एंड। ठीक है, तो डब्बा कॉलिंग बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग एक्सटॉर्शन कॉल्स दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग टू फोन्स टू सर्कमवेंट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग बाय अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये अगर डेफिनेशन आपको पता होगी ना, तो डब्बा कॉलिंग के रिगार्डिंग आप बड़े आराम से कर लोगे। मैंने बता ही दिया कैसे आपका इंटरनेट के माध्यम से VoIP सर्विसेज के माध्यम से कॉल करी जाती है, फिर दूसरा फोन का इस्तेमाल किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली डुअल कम्युनिकेशन इस तरह हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है डब्बा कॉलिंग का प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि जैसे 14 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया हिंदी दिवस के रूप में ऊपर, अब यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ही आप सभी को हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 75% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, यूपीएससी जो प्रहार बैच है 2025 के लिए, संकल्प 2026 हिंदी, प्लस एनसीईआरटी जो फाउंडेशन बैच है हिंदी का, यहाँ पर बहुत अच्छे आपके लिए ऑफर्स हैं। तो डेफिनेटली आप इन अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिंक दे दिया है, तो वहां पर जाके आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो ये जो हमारा नंबर है 8071174446, इस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन अडॉप्टेड। देखो, सिविल एविएशन आप समझते हो बिल्कुल, ठीक है ना, फ्लाइट्स वगैरह के रिगार्डिंग आपका सारा प्रोसेस हो गया, प्लस आपका जो एयरपोर्ट्स हो गया, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जैसे सिविल एविएशन को हम बोलते हैं। अब इंडिया की तरफ से डेफिनेटली हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, प्लस आपका एक एंटिटी है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा मिलकर ये पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट किया गया। अब पिछली बार ना ये जो आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी,
ये हुई थी बीजिंग चाइना के अंदर 2018 के अंदर। दरअसल में किसकी कॉन्फ्रेंस है? एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। एक ऑलरेडी हो चुकी थी बीजिंग चाइना के अंदर 2018 के अंदर, दूसरी आपकी जो एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है वो अभी दिल्ली के अंदर हुई है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे आखिर डिस्कशन क्या हुआ? डिस्कशन देखो बहुत सारी चीजें हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का गोल है कि जब हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे उस समय भारत में 350 से 400 एयरपोर्ट लगभग हो चुके होंगे, ताकि हम अपने लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ना ग्लोबल एविएशन मार्केट की, तो आप जानते होंगे यूएसए और चाइना, इसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया आता है इन द एविएशन मार्केट के अंदर। ठीक है ना? तो यहां पर साथ ही साथ इंडिया को जो एमआरओ है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, यहां पर अभी हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि देखो ये जो रिपेयर का काम है, ओवरहॉल का काम है, ये अपने आप में बहुत महंगा होता है। ठीक है, बहुत इसमें वैल्यू एडिशन काफी सारी हमें देखने को मिलती है, तो इंडिया भी उस सेक्टर में अपने आप को पोजीशन करना चाहता है। इसके अलावा डेफिनेटली दिल्ली डेक्लेरेशन तो अडॉप्ट करी ही गई। ठीक है ना? अब इस दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर हम बात करें ना, तो यही डिस्कशन हुआ कि सिविल एविएशन सेक्टर को हम अच्छे से कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बात तो ये हुई कि आपकी जो भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर कोलैबोरेट करें, कुछ अच्छी प्रैक्टिस हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि रीजनल कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ा जा पाए। इसके अलावा जो दूसरी चीज थी वो थी आपकी सस्टेनेबिलिटी की। देखो एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे कि आपके जो सिविल एविएशन है वहां पर आपको जो फ्यूल होता है वो होता है आपका एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। राइट, इसका इस्तेमाल होता है आपके जो फ्लाइट्स होती हैं उन सब चीजों के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके साथ ही साथ ना हम इस्तेमाल क्या करेंगे, एसएएफ, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके अंदर एक्चुअल में ना आपका क्या होगा, आपके जो बायोफ्यूल्स वगैरह होते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उनकी ब्लेंडिंग, आपके जो वीड्स हो गया, आपका एल्गी हो गया, उनको हम यहाँ पे साथ में ब्लेंड करके इसका इस्तेमाल करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे एनवायरनमेंट भी बचेगा, प्लस आपकी जो कॉस्ट है वो भी नीचे आएगी। तो ये फोकस होगा कि 2027 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का हम यूज करें बाय 2027, एंड इसको 2028 तक आप 2% तक इंक्रीज कर दीजिए। बात करें यहाँ पर आपके फ्लाइट सेक्टर की या एविएशन सेक्टर की, यहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि भारत की अगर हम बात करें ना, तो बाकी देशों से हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें ना, तो 5% जो आपके पायलट्स होते हैं वो महिलाएं हैं, पर भारत के इसमें यहाँ पे ये नंबर बढ़िया है, 15% है। हालांकि होना तो टेक्निकली ये 50% था, बट फिर भी ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में हम काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा किस तरह से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करना है, एंड अकॉर्डिंगली कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट। अब बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जो भी प्लेसेस हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वहां पर अगर हम उनको अच्छे से कनेक्ट करें उन होली प्लेसेस को, तो इससे आपका सिविलाइजेशन सेक्टर भी बढ़िया होगा, आपके ट्रैवलर्स को भी आसानी होगी, एंड कहीं ना कहीं आपस में जो इकोनॉमीज हैं उनको भी बढ़िया यहाँ पे रहेगा। अब बात करें देखो आईसीएओ की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पर्टिकुलर इवेंट था आईसीएओ के साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। तो आईसीएओ की जब मैं बात करता हूँ ना, ये दरअसल में आपकी स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी बन जाती है, जिसको 1944 के अंदर क्रिएट किया गया था, ताकि ग्लोबल एयर नेविगेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोसीजर हैं उनको स्टैब्लिश किया जा पाए। दरअसल में एक कन्वेंशन का आपको नाम ध्यान रखना, दैट इज शिकागो कन्वेंशन। इसी कन्वेंशन के माध्यम से यहाँ पर आईसीओए का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1944 के अंदर ये कन्वेंशन साइन होती है। आज के समय इसके टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग आपका आईसीएओ, एंड साथ साथ आपका दिल्ली डिक्लेरेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे दोस्तों हमें एक ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करना है, पर आप यहाँ पे पहले ये समझिए, आप लोग साइक्लोन्स के बारे में तो जानते होंगे, बिल्कुल साइक्लोन्स के बारे में हम डिस्कशन करते भी रहते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ ना साइक्लोन्स, तो दरअसल में आपका ये वाला जो पूरा रीजन है, इंडियन ओशन वाला रीजन, यहाँ पर तो इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। पर अगर हम बाकी एरियाज की बात करें ना, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे अगर इस रीजन में आपका आ रहा है, ठीक है, आपका ये वेस्टर्न पैसिफिक आप कह सकते हो, यहाँ पर आपको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। कुछ एक एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर इनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका अमेरिका वाला जो रीजन है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन है, वहां पे हरिकेन्स नाम लिए जाते हैं। ठीक है, जापान के आसपास वाला टाइफून वाला रीजन हो गया। जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कई बार साइक्लोन्स भी, एंड इनफैक्ट आपका जो विली विली के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दरअसल में है ये साइक्लोन्स ही, बस इनके नाम अलग है, किसी जगह हरिकेन्स बोलते हैं, किसी जगह टाइफून्स बोलते हैं। अब ऐसा ही एक टाइफून हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसने इम्पैक्ट किया आपके वियतनाम को, लाओस को और म्यांमार को। और ये जो मैं टाइफून की बात कर रहा हूं ना, इस टाइफून का नाम क्या है? इस टाइफून का नाम है यागी। राइट, तो ये टाइफून का आप नाम ध्यान में रखिएगा, टाइफून यागी।
कौन कौन सी कंट्रीज, मेजरली आपको वियतनाम, लाओस और आगे जो म्यांमार है उसको इम्पैक्ट किया। अब भारत की तरफ से भी यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, अलग अलग तरह का रिलीफ मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इन कंट्रीज को यहाँ पे मदद करी जा पाए इस पर्टिकुलर टाइफून के इम्पैक्ट के साथ डील करने के लिए। और इसी ऑपरेशन का हमने नाम क्या दिया, इसी ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सद्भाव। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे ऑपरेशंस के बारे में यूपीएससी ने पूछती रहती है। इस साल 2024 के प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा ऑपरेशन सद्भाव किस चीज से रिलेटेड है, जो हमने रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया है म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इन ऑर्डर टू टैकल टाइफून यागी। राइट, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नीपा वायरस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि देखो मैंने पहले भी इस बारे में काफी टाइम पहले चर्चा करी थी, बट क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो दोबारा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। अभी एक रिसेंटली एक पर्सन की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली है बिकॉज ऑफ नीपा वायरस। देखो जब मैं बात करता हूँ ना नीपा वायरस की, तो नीपा वायरस का जो पहला आउटब्रेक था वो आपको मलेशिया और सिंगापुर के अंदर देखने को मिलता है 1998 और 1999 में। ध्यान में रखिएगा ये अपने आप में आपको एक आरएनए वायरस देखने को मिल जाएगा जो कि सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। इसके साथ ही ये बिलोंग करता है फैमिली परमॉक्सीविरिडी, जो जीनस बिलोंग करता है हेनिपेराविस को। अब आप थोड़ा सा इसके अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे इसके जो नेचुरल होस्ट होते हैं ना वो आपको कौन देखने को मिलते हैं, दोज आर फ्रूट बैट्स। ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये जो बैट्स हैं इन्होंने मान लो किसी ऐसे फल को खाया, राइट, एंड अकॉर्डिंगली अगर बाद में हमने भी उसको यहाँ पे कंज्यूम कर लिया तो हमारे अंदर नीपा वायरस हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आपके ये जो फ्रूट बैट हैं वो कहीं ना कहीं बाकी और एनिमल्स तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं, जैसे आपका पिग्स हो गया, गॉट हो गया, डॉग, कैट, हॉर्सेस, इन सब तक हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली जब हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, चाहे इन इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूरिन सैलावे का साथ कांटेक्ट में आएंगे या फिर इस तरह के फलों को खाएंगे, अकॉर्डिंगली एक इंसान तक भी आपको ये फैलता हुआ देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स अ जूनोटिक वायरस। ठीक है। अब ये फ्रूट बैट होते हैं या फ्रूट बैट को कई बार हम लोग ना फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे रेजरवेट देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनके फर्टिलिटी रेट की बात करूँ ना तो लगभग 40 से 75% का हमें फर्टिलिटी रेट देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए कोई भी इसके रिगार्डिंग वैक्सीन नहीं है। अब एक्चुअल में आप लोग अगर रेगुलरली फॉलो करते हो ना प्रीलिम बूस्टर को, तो लगभग 3 हफ्ते पहले हमने लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में भी डिस्कशन किया था। एंड तब भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि वो केरला से ही फैला था। एंड उसका कारण यही है कि देखो केरला में जो इतने ज्यादा हमें नए नए हमें देखने को मिलते हैं या फिर बहुत सारी चीजों का आउटब्रेक देखने को मिलता है, उसका कारण यही है कि केरला की अगर हम बात करें ना, केरला में फॉरेस्ट कवर काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर मानसून वगैरह अच्छा होता है तो बारिश वगैरह अच्छी खासी होती है, जिस वजह से आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर पेड़ काटने स्टार्ट हो चुके हैं तो उस वजह से क्या होता है, उससे बड़ी दिक्कत आती है इस चीज के रिगार्डिंग। प्लस फॉरेस्ट कवर होने की वजह से आपकी जो एनिमल्स के रिगार्डिंग जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, केरला में होता क्या है ना कि केरला की काफी सारी पॉपुलेशन जो है वो दूसरे अलग अलग देशों में काम कर रही है। एंड काम कैसे कर रही है, एज अ डॉक्टर और एज अ नर्स। तो जब वो भारत में वापस आएंगे तो हो सकता है वहां पर वो कुछ चीजों के साथ इन्फेक्टेड हों एंड वो वापस अपने एरिया केरला में ले आए। इसके अलावा अगर हम बात करें, केरला के अंदर ना जो हेल्थ सिस्टम है वो भी अपने आप में काफी बढ़िया है, जिस वजह से ना बहुत मैसिव लेवल पे इनके ऊपर डिटेक्शन होती रहती है, समय समय के ऊपर चेकअप्स होते रहते हैं। तो डिटेक्शन जब ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली उसको डिटेक्ट भी आसानी से किया जा पाएगा। तो ये सब कारण बनते हैं। बाकी अगर हम बात करें ना जो केरला का जहाँ पे जो मौसम है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल आपको एक टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, वो भी अपने आप में काफी ससेप्टेबल रहता है कि बहुत सारे आउटब्रेक्स और वायरस आउटब्रेक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब कारण रहते हैं कि केरला में इतने सारे हमें जो नए नए आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंडेक्स एक्स समिट के बारे में। दरअसल में इंडेक्स का मतलब क्या है, इंडिया प्लस आपका यूएसए। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ना 2023 के आपके यूएस विजिट पे गए थे, उस समय हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि हम एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर जो नई जनरेशन की टेक्नोलॉजीज है जिनको स्टार्टअप्स ने, एमएसएमईज ने डेवलप किया है, ताकि आपस में मिलकर ना डिफेंस टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर पाए। ठीक है, तो इंडिया और यूएस के बीच में आपको ये समिट देखने को मिल जाएगा। क्या इसका पर्पस क्या रहता है, समिट के आउटकम्स क्या रहते हैं? इन समिट्स का आउटकम यही रहते हैं कि आपस में कैसे डिफेंस को बढ़ाया जा पाए। तो दरअसल में थर्ड एडिशन इस समिट का हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर। इसके अंदर एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन आईडेक्स। आईडेक्स क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, ये भारत की तरफ से था, एंड यूएसए की तरफ से डीआईयू, डिफेंस इनोवेशन यूनिट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एमओयू साइन होता हुआ देखने को मिल गया। अकॉर्डिंगली यहाँ पे और कि कैसे हम कॉपरेशन बढ़ाएंगे डिफेंस इनोवेशन के अंदर, क्या क्या इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कशन करी गई। आईडेक्स की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो दरअसल में आईडेक्स जो है ये 2018 में है। देखो कंफ्यूज नहीं होना,
इंडस एक्स जो समिट था वो 2023 में स्टार्ट हुआ, पहला समिट का तब हो गया, अब ये थर्ड समिट हमें इंडस एक्स का अभी देखने को मिला। और इंडिया की तरफ से क्या था, आईडेक्स। ये आईडेक्स की अब मैं बात बता रहा हूँ। आईडेक्स को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये अपने आप में एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कि कैसे हम डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आईडेक्स को एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी तरह एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है, मैनेज किया जाता है बाय डीआईओ, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो भी अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखा जाता है। इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&D वाला इंस्टीट्यूट, सबको साथ में लाकर लाया जाता है ताकि साथ में मिलकर क्या हो पाए, साथ में मिलकर जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग चीजें हैं ना, हम उनको यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज कर पाए एंड भारत इस चीज में आत्मनिर्भर हो पाए। ये फोकस है आईडेक्स का। इसने यहाँ पर अलग अलग इंक्यूबेटर के साथ भी पार्टनर किया है ताकि वहां से भी सपोर्ट, मेंटरशिप, टेक्निकल गाइडेंस अलग अलग एंटिटीज को प्रोवाइड करी जा पाए। तो ये बातें थी आईडेक्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम के बारे में। दरअसल में देखो, जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है वो आपका रशिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक लिटरेचर फोरम भी हुआ जहां पर आपके अलग अलग राइटर्स, पोइट्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स आपकी कंट्री से आए एंड साथ में उन्होंने मिलजुल कर अकॉर्डिंगली इसको कैसे और आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो आप नोटिस कर पाओगे इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था ना वो था मीट द ऑथर्स फ्रॉम इंडिया। जो इसके टॉपिक क्या थी, थीम क्या था, वोल्गा टू गंगा। वोल्गा दरअसल में ना आपकी रशिया की आपको एक रिवर देखने को मिलती है और गंगा भारत की डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है ना, तो एक तरह से ट्रेडिशन का, मल्टीकल्चरलिज्म का, उसका सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, कैसे रिवर बेस्ड कल्चर्स ने हमें यहाँ पे इस चीज को प्रमोट किया है, सोशल प्रोग्रेस को यहाँ पे बढ़ाया है, ये यहाँ पे बातचीत हुई। तो ये तो होगी ब्रिक्स लिटरेचर फोरम की बात, जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके राइटर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, आपके उनका एक कलेक्शन हमें देखने को मिला। बात करें दोस्तों ब्रिक्स की, तो आप लोग जानते होंगे कि ब्रिक्स जो पहली बार था ना, ब्रिक्स नहीं था, वो BRIC था। दरअसल में 2001 में जो आपके गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा ना ये बोला गया कि कुछ ऐसे देश है जो बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उन्होंने 4 कंट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई करी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो इसका पहला समिट होता है रशिया के अंदर 2009 के अंदर। बाद में यहाँ पर इसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ये बन जाता है क्या, ब्रिक्स। ऐसा देखा गया कि यहाँ पर इनके कॉमन चैलेंजेस हैं जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया। आपस में मिलकर ये काम करेंगे, अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया हो पाएगा एंड अकॉर्डिंगली ग्लोबल साउथ के इश्यूज भी यहाँ पर हाईलाइट कर पाएंगे। तो 5 देश तो ये बन गए थे, पहले 4 थे, फिर साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद 5 बने एंड अकॉर्डिंगली पता क्या हुआ है, पिछले साल इसमें 5 देश और ऐड हो गए हैं। तो आज के समय यहाँ पे आपको 10 देश देखने को मिल जाएंगे। कौन है ये बाकी देश, जिसमें आपका आपका इजिप्ट आ गया, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 5 देशों का भी आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होना चाहिए। दरअसल में ना अर्जेंटीना भी डिसाइड किया था कि वो भी एक ब्रिक्स का पार्ट बनेगा, पर बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, अरे वहां पे सरकार बदल गई थी ना, नए प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने बोला था, ठीक है ना, आपने सुना होगा बहुत पॉपुलर रहते हैं वो, तो उन्होंने मना किया कि हम लोग यहाँ पे नहीं बनेंगे इसका पार्ट। तो आज के समय अर्जेंटीना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ये बात आपको ध्यान में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने MCQs की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा पढ़िएगा रैंसमवेयर के बारे में एंड अकॉर्डिंगली मुझे इसका आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका राइस कल्टीवेशन के रिगार्डिंग, इसको भी आप सोच समझ के मुझे आप इसका आंसर बताइएगा। देखो सैटरडे को मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बेली ब्रिजेस के बारे में, है ना। अब देखो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको बेली ब्रिज। देखो एक तो होते हैं इस तरह के ब्रिज, राइट। अब इन ब्रिजेस को बनाने में तो भाई कई महीने, कई साल लग जाते हैं, पर इतना टाइम तो किसी का नहीं ना होता। तो ये जो आपके सामने ब्रिज है ना, दरअसल में इसको बोला जाता है क्या, बेली ब्रिज। क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हो इसको बनाना अपने आप में बहुत आसान है। कैसे आसान है, अरे अपने पास ना ये सारे छोटे छोटे पिलर्स हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि अपने आप में छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। बस क्या करना है आपको, बस इनको ज्वाइन करना है एंड अकॉर्डिंगली आपका ये ब्रिज तैयार हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, सर ये फिर हम ऐसे कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सेफ भी है, यहाँ पर क्या आपकी गाड़ियां चल पाएंगी। आंसर इज यस। भले ही ये लाइट वेट होते हैं पर हमने इनको इस तरह से यहाँ पे आपस में कंबाइन कर देते हैं, एक डेक के माध्यम से ना इनको लॉक कर दिया जाता है। अब लॉक हो जाते हैं तो काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। लाइट वेट है तो आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आसानी से असेंबल कर सकते हो, पर स्टील पैनल्स जो है ना उनको बस आपको कंबाइन ही करना है। तो प्री फैब्रिकेटेड आपको स्टील पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो स्टेबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़े बड़े टैंक भी अगर जाने होंगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो ये है फायदा बेली ब्रिज का। बेली ब्रिज दरअसल में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पॉपुलर हुआ, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड कॉलमैन जो बेली थे, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको बहुत यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो दरअसल में आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंग्लिश सिविल इंजीनियर ने यहाँ पे इसको इन्वेंट किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, यहाँ पे कह रहा है कि इसको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, पर ये सेकंड वाला जो पार्ट है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्टिंग पियर्स इन वाटर बॉडीज, ये बात अपने आप में गलत है। आपको इसको एक्सटेंड करना है, उसके लिए सपोर्टिंग पियर्स तो चाहिए चाहिए होंगे, तो इसलिए सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है लाइट वेट नेचर है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। इस वजह से केवल और केवल ये पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होल्ड कर सकते हैं, नहीं, मैंने बताया ना ये बड़े बड़े टैंक्स भी आपके होल्ड कर पाएंगे, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पे आपके गलत देखने को मिलते हैं। दूसरा मतलब ये डिस्कशन हमने इसलिए किया था क्योंकि वायनाड के अंदर ना जो लैंडस्लाइड जहाँ पे हिट हुई थी, इन एरियाज के अंदर यहाँ पे बेली ब्रिजेस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में। देखो आप लोगों ने एमआईटी सुना होगा, एमआईटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैसेच्यूसेट्स की बात नहीं कर रहा, एमआईटी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिडिल इनकम ट्रैप की। वो आप पूछेंगे ये क्या है सर मिडिल इनकम ट्रैप? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से समझना इस मुद्दे को। एक्चुअल में ना मान लेते हैं अगर कोई एक कंट्री है, ठीक है, और ये कंट्री अभी ना पुअर कंट्री है, या फिर पुअर नहीं बोलना चाहिए, लो इनकम कंट्री है, ठीक है। अब इसकी इनकम कम है, लो इनकम का मतलब क्या है, पर कैपिटा, पर पर्सन इनकम यहाँ पे कम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस कंट्री की इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम यहाँ की कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर लोग होंगे बहुत सारे, उनकी इनकम कम होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर लेट से कोई डेवलप्ड कंट्री है, मान लेते हैं यहाँ पे यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। अब यूएसए में ना क्या करेगा, यूएसए बहुत सारा काम इस कंट्री को देगा। आप पूछेंगे क्यों देगा? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लोग काम करेंगे वो बहुत ही कम वेजेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, है ना, बहुत ही कम वेजेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो कोई भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी कॉस्ट अपने आप में काफी कम होगी। तो होता क्या है ना, जब भी कोई कंट्री लो इनकम कंट्री होती है, तो वहां पर जैसे आपकी बीपीओ सर्विसेज हो गया, इस तरह यहाँ पे आप कॉल सेंटर्स हो गया, बहुत सारे इस तरह लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री में अगर सेम काम करेंगे तो उनको पता है कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आएगी। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो लो इनकम कंट्रीज के अंदर ये चीजें करते हैं, वहां पे वेजेस लो होती हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि सारी चीजें कम कॉस्ट के अंदर हो जाती हैं। अब इस चक्कर में पता क्या होता है, इस चक्कर में इस कंट्री का बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारा काम मिल रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है बाहर से, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंगली ना ये बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, काफी तेजी से फास्टली ग्रो करती है, एंड इतनी तेजी से ग्रो करती है कि ये फटाफट लो इनकम से क्या बन जाती है, मिडिल इनकम कंट्री। वहां पे लोगों की ग्रोथ अच्छी हुई, कंट्री ने डेवलप अच्छे से किया, ठीक है। पर एक बार ये मिडिल इनकम कंट्री बन गई ना, फिर इसको मिडिल इनकम से हाई ग्रोथ या फिर रेदर आई शुड से एक हाई इनकम कंट्री बनने में बड़ी दिक्कत आती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सारे बेनिफिट्स थे वो क्यों मिल रहे थे, वो बेनिफिट्स इनको इसलिए मिल रहे थे कि वहां पे लोगों की वेजेस कम थी। पर जैसे जैसे वो मिडिल इनकम कंट्री बनी, तो भाई लोगों की वेजेस भी तो बढ़ गई वहां पे, बिल्कुल बढ़ गई। अब इस डेवलप्ड कंट्री को इतना फायदा दिखेगा ही नहीं इस कंट्री के अंदर। ओहो, तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर जाएंगे नहीं, ये कोई और कंट्री ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो दरअसल में होता क्या है ना, एक कंट्री लो इनकम से मिडिल इनकम कंट्री तो बहुत जल्दी बन जाती है, पर मिडिल इनकम से एक हाई इनकम कंट्री बनना, उसमें बहुत बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, और वो मिडिल इनकम ही फंस के बैठ जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है मिडिल इनकम ट्रैप। ट्रैप मतलब फंस गए हो आप, ठीक है। तो ये अगर मुद्दा पता है आपको मिडिल इनकम ट्रैप का, तो बड़े आराम से कर दोगे। पहला कह रहा है कि मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफन स्ट्रगल टू ट्रांजिशन टू हाई इनकम, यस मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है दीज कंट्रीज एक्सपीरियंस द मिडिल इनकम ट्रैप वेयर दे हैव डेवलप्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, बट फेस चैलेंजेस इन सस्टेनिंग फर्दर ग्रोथ, यस, बिकॉज वहां पे उतनी इनोवेशन नहीं हुई, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई, ये बात ही अपने आप में करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 आपकी स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रही है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी देखो बात करें ट्रू फॉल्स की, तो 3 स्टेटमेंट्स है ट्रू फॉल्स वाले, इनका आप आंसर मुझे बताइएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको पूछा था सदर्न बर्डविंग के बारे में, तो दरअसल में इसका जो आपका आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जोरावर की बात करें तो हमने देखा था ये तो आपका एक इंडिजीनियस लाइट टैंक हमें देखने को मिलता है, सब मरीन वॉरफेयर के रिगार्डिंग इसका कोई रोल नहीं है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। बैलीन वेल की बात करें तो दरअसल में मैंने ये बताया था कि ज्यादातर टूथ्ड वेल्स ये बड़ी होती हैं एक्सेप्ट स्पर्म वेल्स, स्पर्म वेल इससे बड़ी होती है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।